ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं जयपुर सांसद महेश जोशी जी। अपन बात कर रहे थे फूड सिक्योरिटी बिल, उसके बाद राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में चुनावी साल है और घोषणा मेरे ख्याल में 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने में कभी भी हो सकती है चुनाव की। क्या लगता है आपको कि इस वक्त दोनों ही राजनीतिक दल प्रमुख है और छोटे मोटे जोर भी अपनी जो संभावनाएं तलाश रहे हैं, वो भी यात्राओं का एक बहुत बड़ा दौर चल रहा है? देखिए, ये तो मानना पड़ेगा यात्राओं का अपना महत्व है और हम तो भुक्तभोगी हैं। 2003 में हम जिस गांव में जाते थे, जहां जाते थे, आम ग्रामीण, आम किसान ये कहता था, भाई अशोक गहलोत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। और वो इसलिए कहता था कि इतना भीषण अकाल था प्रदेश में। उस भीषण अकाल में एक एक ग्रामीण के घर में, एक एक किसान के घर में जिस तरीके से अनाज पहुंचाया गया, जिस तरीके से राहत सामग्री पहुंचाई गई, अकाल राहत सामग्री पहुंचाई गई, उससे वो अभिभूत था। लेकिन एक यात्रा निकली। हम लोग ये सोच के बैठे रहे कि भाई हमने तो इतना अच्छा काम किया है, हम अच्छा काम कर रहे हैं, शहरों में भी अच्छा कर रहे हैं, गाँव में भी अच्छा कर रहे हैं, अकाल राहत में भी अच्छा कर रहे हैं, हमें चिंता करने की क्या जरूरत। और हमारी इस भावना का लाभ उठाते हुए प्रतिपक्ष ने, जो नेता प्रतिपक्ष के अभी हैं, उन्होंने एक परिवर्तन यात्रा निकाली। हम अपने काम करते रहे, वो परिवर्तन यात्रा निकाल के एक से आगे झूठ, दूसरा, दूसरे से तीसरा, लगातार झूठ बोलने का काम परिवर्तन यात्रा के नाम पे उन्होंने किया। लेकिन हम लोगों की गलती नहीं मानते। आजकल होता क्या है, लोग जो अच्छा हो रहा है उसको तो देखते हैं, लेकिन जो अच्छा या बुरा कहा जा रहा है उस पर भी उनका ध्यान जाता है। ये मीडिया का ज़माना है, इस बात को समझना चाहिए। ये प्रचार प्रसार का ज़माना है। हमने यात्रा नहीं निकाली, वो परिवर्तन यात्रा निकली, हमको उसका नुकसान उठाना पड़ा। इस बार फिर एक स्वराज यात्रा के नाम पे फिर उन्होंने एक कोशिश की, लेकिन हम लोग सचेत थे। हमने भी कांग्रेस संदेश यात्रा निकाली कि हमने जो काम किया उनको हम बताएंगे नहीं। तो लोगों को, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं चलता क्या क्या काम की गई। इतनी सारी योजनाएं हैं कि एक बुकलेट निकाल लो तो उसके अंदर योजनाओं का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन भी हम लिखें तो इंट्रोडक्शन, 4-4 लाइनों का इंट्रोडक्शन लिखते लिखते भी एक बड़ी किताब तैयार हो जाएगी और उसमें योजनाओं की जानकारी नहीं आ पाएगी, सिर्फ योजनाओं का इंट्रोडक्शन आ पाएगा। जानकारी पूरी तो बहुत बड़ी बात है। तो इतनी सारी योजनाएं हम चलाने के बावजूद भी अगर उनका प्रचार नहीं करें, हम ये सोचें कि सरकार के स्तर पर प्रचार होता रहेगा, तो फिर इसमें ऐसा लगता है कि पार्टी कहीं ना कहीं कोई कमजोरी रही। तो हमने ये सोचा कि इस बार कांग्रेस संदेश यात्रा के माध्यम से जो काम सरकार कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है, इसलिए उन कामों को बताया जाए, उनका प्रचार प्रसार किया जाए, और इसमें हम सफल भी रहे हैं। विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि जो पिछला चुनाव था वो करप्शन बनाम डेवलपमेंट था। वसुंधरा जी ने डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगे और आप लोगों ने कहा कि करप्शन इतना किया है कि आम जन उससे बहुत हताहत है। लेकिन अब वापस ये कह रही हैं कि 5 साल इनकी गवर्नमेंट रही, 4.5 साल हो गए, लेकिन कभी प्रूव नहीं कर पाई एक भी विषय पे कि हमने कहीं करप्शन किया हो। तो वो इसको एक मेजर इश्यू बना सकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के बारे में भी कह सकता हूँ, कांग्रेस के बारे में भी कह सकता हूँ, हमने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया। मुख्यमंत्री जी के स्वभाव में नहीं है कि वो बदले की भावना से काम करें। अगर मुख्यमंत्री जी बदले की भावना से काम करते तो मैं दावा करता हूं कि बड़े से बड़े नेता जो हैं प्रतिपक्ष के, उनसे लेके कहीं नीचे तक के लोग, वो इतने इसके दुष्परिणाम भुगतते कि वो सोच नहीं सकते। मुख्यमंत्री जी ने हमारी सरकार ने एक माथुर जांच आयोग बनाया। माथुर जांच आयोग को लेके लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि माथुर की सुप्रीम कोर्ट ने किसी को क्लीन चिट नहीं दी कि कोई ईमानदार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माथुर जांच आयोग है, ये तकनीकी कारणों से ये ठीक नहीं है, इसको दूसरे प्रक्रिया के तहत बनाया जाना चाहिए था। उसका प्रचार उन्होंने करने की कोशिश की जैसे उनको क्लीन चिट दे दी हो। किसी कोर्ट ने, किसी अदालत ने प्रतिपक्ष के नेताओं को, प्रतिपक्ष को क्लीन चिट नहीं दी है। और आप करप्शन की बात करते हैं, विधानसभा में ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इस बात को चैलेंज के रूप में कहा है। और आप जानते हैं फ्लोर पे जब मुख्यमंत्री किसी बात को कहते हैं उसके क्या मायने होते हैं। उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि एक नए पैसे का भी आरोप मेरे पे या मेरे परिवार पे कोई सिद्ध कर देगा तो सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इतनी बड़ी बात कोई मुख्यमंत्री कह दे और फिर कोई सिद्ध नहीं कर पाए,
इसका मतलब जो आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री जी पे हो चाहे राज्य सरकार पे हो, जी, वो झूठे हैं। आपने देखिए लंबा समय देखा है राजनीति में, ये छात्र राजनीति से लेकर के और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक पहुंचे हैं आप। क्या देखते हैं कि वर्षों से जो स्थिति राजस्थान की चल रही है, वर्तमान जो दौर है राजनीति का, तो उसको कहाँ पाते हैं? क्योंकि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में जहां तक मुझे 15-16 साल का जो अपना अनुभव है जर्नलिज्म का, पहली बार देख रहा हूं कि व्यक्तिगत रूप से जो आरोप लगाए जा रहे हैं दोनों ही तरफ से। देखिए, पिछले जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन पे पिछले कार्यकाल में या उस इलेक्शन के दौरान जो आरोप लगे वो कांग्रेस के लोगों ने नहीं लगाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने आरोप नहीं लगाए। कांग्रेस ने तो उन आरोपों को दोहराया जो उनके अपने नेताओं ने लगाए हैं। आज वो भले उससे मुकर जाएं, उनके मुकरने की भी दूसरी कहानी है। उनका ये कहना है कि हमने तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को पूरा सपोर्ट किया और कांग्रेस की सरकार को पूरा मौका दिया कि नेता महोदय के खिलाफ में कार्रवाई की जाए। ये कार्रवाई नहीं करे तो हम क्यों बुरे बने? कोई उनको क्लीन चिट नहीं दे रहा है। वो जो दे रहे हैं वो दिखावा कर रहे हैं। उनके मन की भावना ये नहीं है। उन्होंने ये कहा भाई वो खुद ये चाहते थे इनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन जैसा मैंने कहा बदले की भावना से काम नहीं करते। नंबर एक बात, मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा करी। नंबर दो बात, इसके अलावा कुछ समाचार माध्यमों के जरिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे अखबारों के जरिए, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ आरोप लगाने की कोशिश की गई, आरोप लगाए गए। उन आरोपों को लेकर किसी से पीआईए लगवाई हाई कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट। मुख्यमंत्री जी ने अपना वकील खड़ा नहीं किया। लोग तो कैविएट लगाते हैं कि भाई मेरे खिलाफ कोई मामला आए तो मेरी सुनवाई पहले करी जाए, उसके बाद मामला आगे बढ़े। मुख्यमंत्री जी ने अपना वकील भी खड़ा नहीं किया और राजस्थान हाई कोर्ट ने उस केस को खारिज किया। जयपुर का डेवलपमेंट, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलएज में, मेयर का बड़ा रोल रहता है और मेयर के लिए सब ये कहते हैं कि मेयर को बनाने में आपका बहुत बड़ा रोल रहा है, चाहे टिकट रहा हो और चाहे उनके लिए खुल करके प्रचार करना हो। उसके बाद अब पलट करके आरोप लगाना कि उनके अगर किसी सीओ से नहीं बनती है तो आरोप लगाता है कि सांसद महोदय उन्हें संरक्षण कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कहना चाहता योगेंद्र जी। मैंने, पार्टी ने मुझे जब जब जो भी काम दिया, चाहे वो कहीं चुनाव कराने का था, मैं दिल्ली का संगठन चुनावों का 2 बार प्रभारी भी रह लिया, चाहे मुझे एमएलए के रूप में हो, चाहे मुझे डिप्टी चीफ व्हिप के रूप में हो, चाहे मुझे संसद में जो कांग्रेस संसदीय दल है उसमें राजस्थान का संयोजक बनाने की बात हो, जितने भी मुझे जिम्मेदारियां मिली हैं, उन जिम्मेदारियों को मैंने पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश की है। निगम चुनाव के समय भी मुझसे अपेक्षा की गई थी कि मैं उम्मीदवार के सिलेक्शन में अपनी राय दूं। मैंने जो उचित समझा वो राय दी। उस राय को मानना नहीं मानना वो पार्टी नेतृत्व के हाथ में होता है। मेरी राय को मानी गई और उस राय का परिणाम भी अनुकूल आया। उसके बाद में मैं ये कह सकता हूँ, मैं कभी भी किसी मामले में इंटरफेयर नहीं करता। मैंने कहीं भी, न मैं सरकार में इंटरफेयर करता, न मैं नगर निगम में इंटरफेयर करता। एक जनप्रतिनिधि जो आमतौर पे जो अपने एक परंपरा के तहत जो काम करता है, जो सिफारिशें करता है, जो जनता की जो समस्याएं उनको आगे बढ़ाता है, उनको सुलझाने के लिए प्रयास करता है, उसमें यह भी होता है कि हम कभी कभी किसी अधिकारी को लगाने के लिए सिफारिश करते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, मैंने जयपुर नगर निगम में जो सीओ लगते हैं उसमें एक आध की तो मैं नहीं कहता, मैंने उससे ज़्यादा कभी अपनी राय नहीं दी। और राय को देना, उसको मानने के लिए मुख्यमंत्री बाध्य भी नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक एमपी के नाते मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो मुझे नहीं करना चाहिए। राजनीति में आने के बाद में कोई ऐसा कारण जिसकी वजह से कोई पीड़ा रही हो या बहुत खुशी की वजह रही हो? मेरा जीवन आमतौर पे एक सा ही निकला है। मैं हमेशा गलत कामों से बचा हूँ। मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा विश्वविद्यालय का। आमतौर पे ये माना जाता है छात्र संघ अध्यक्ष होता है वो एक बड़ा रुतबे वाला आदमी होता है। मेरा कोई रुतबा नहीं था। लोग मुझसे प्यार करते थे, मुझे दिल से चाहते थे, इसलिए मेरी जीत भी एक तरफा हुई। और मैंने विश्वविद्यालय के अपने पूरे छात्र जीवन में मैंने किसी को थप्पड़ में नहीं मारा। मेरे पे कोई एफआईआर भी कभी विश्वविद्यालय में दर्ज नहीं हुई। मैं कभी किसी आंदोलन में जेल भी नहीं गया। कुल मिला के मैंने एक अलग रास्ता बना के चलने की कोशिश की, ऐसा रास्ता जो शाश्वत हो,
जिस पे चल के हम आत्मसंतुष्टि महसूस कर सकें कि हम हमेशा सकारात्मक रहे। मैं उसी रास्ते पे हमेशा चलने की कोशिश करता हूँ। राजनीति में आने की वजह क्या थी और क्यों राजनीति में आए, किससे प्रेरणा मिली, और अगर राजनीति में नहीं आते तो क्या बनना चाहते थे? बनना चाहने की बात तो है कि फौज में जाना चाहता था, लेकिन उसके कई कारण हो कि नहीं जा सका। बल्कि एक तरीके से ये भी कहूँ कि जो फौज के जो मापदंड हैं, जो फिजिकल मापदंड है, मैं उन मापदंडों पर भी खरा नहीं उतरता था। फौज में जाने की मेरी स्थिति नहीं रही। बाकी सरकारी नौकरी मैंने करी है, मेरे पिताजी सरकारी नौकरी करते थे, हो सकता है राजनीति में नहीं आता तो सरकारी कर्मचारी होता, या बिजनेस करने की भी इच्छा होती थी। अगर भाई कुछ करें, आगे बढ़ें, कुछ बड़ा करें। एज एमपी रहते हुए क्या तमन्ना है कि मैं अभी, क्यों समय भी कम है, कि जयपुर के लिए ये काम और करना चाहता हूँ, ऐसी कोई इच्छा आपकी? जो काम मैं जयपुर के लिए और भी करने की इच्छा थी, वो काम भी उनके वो सैंक्शन हो गए हैं। मैं चाहता था जयपुर का सब, क्योंकि कोई भी हम विकास की बात करते हैं, विकसित शहर की बात करते हैं, एक तो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, एक सीवर सिस्टम अच्छा होना चाहिए, और पीने का पानी की सुविधा होनी चाहिए, स्वच्छ पीने का पानी मिले। तो सीवर और ड्रेनेज के लिए अभी लगभग 2,500 करोड़ रुपए की योजनाएं जयपुर के लिए मंजूर की गई हैं। मैं ये चाहता हूं कि ये जो 2,500 करोड़ रुपया के आसपास जो मंजूर हुआ है, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, लेकिन लगभग इतना पैसा मंजूर हुआ, वो पाइपलाइन में है। तो ये पैसा ठीक तरीके से खर्च हो, और इस पैसे को इस सार्थक तरीके से खर्च किया जाए कि जयपुर का ड्रेनेज और सीवर ये समस्या आने वाले कई सालों के लिए सुलझ जाए। ये दो समस्याएं सुलझ जाएंगी तो जिस विकसित जयपुर की हम कल्पना करते हैं, जहां गंदगी नहीं हो, जो हरा भरा हो, जो स्वच्छ हो, जहां की बिल्डिंगें चमचमाती हुई हों, जहां के घर साफ हो, साफ सुथरे हों, चमचमाते हों, ऐसे शहर की कल्पना हम तभी कर सकते हैं जहां सीवर लाइन और ड्रेनेज लाइन जो है उसकी व्यवस्था पूरी तरीके से हो। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जयपुर में बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं, और जयपुर, मैंने जैसा शुरू में कहा था कि जयपुर सबसे तेज गति से बढ़ता हुआ शहर है। आप बताइए, मणिपाल यूनिवर्सिटी, हालांकि वो प्राइवेट सेक्टर की है, उसने जयपुर को चुना। जयपुर में मणिपाल यूनिवर्सिटी आई, 22,000 25,000 बहुत टॉप क्लास इंटेलिजेंट छात्र छात्राएं वो मणिपाल यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। जयपुर में मणिपाल यूनिवर्सिटी आई, जयपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नया मेडिकल कॉलेज और दे दिया। जयपुर उन चंद शहरों में से देश के शामिल हो गया जिनमें 2 मेडिकल कॉलेज हैं। 2 मेडिकल कॉलेज होंगे सरकारी स्तर के, प्राइवेट तो आपको मिल जाएंगे, जयपुर में प्राइवेट तो और हैं 2, लेकिन सरकारी 2 मेडिकल कॉलेज होंगे, जयपुर को शामिल कर दिया। हमारी इच्छा थी कि जयपुर में एक, मैंने अपने जो मेरा मिशन था इलेक्शन के टाइम पे, जो मैंने जो वादा किया था जनता के साथ में, उन वादों में था कि जयपुर में एसएमएस की तर्ज पे एक और अस्पताल। अभी हाल ही में शिलान्यास किया गया, अभी 500 बेड का अस्पताल बनेगा, और उसको धीरे धीरे करके 2,000 बेड का अस्पताल किया जाएगा। मतलब जयपुर की जनता को बहुत अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, आज भी मिल रही हैं। आज भी मैं मानता हूं जयपुर का एसएमएस अस्पताल देश के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में से एक है। भले हम उसके अंदर कमी निकाल सकते हैं, कमियां होंगी भी, लेकिन जो हमारा जो सिस्टम है, जो हमारे संसाधन है, उनको देखते हुए जयपुर का एसएमएस अस्पताल देश के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में से एक, और विशेष रूप से यहाँ की इमरजेंसी, जहाँ अगर किसी लावारिस व्यक्ति को भी कोई छोड़ के चला जाएगा और अगर वो इलाज से उसको बचाया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है, तो जयपुर के एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी, वहाँ का स्टाफ, वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के कर्मचारी उस लावारिस आदमी को भी बचा लेंगे, उसकी ज़िंदगी बचा लेंगे, इस बात का मुझे विश्वास है। तो आपने सुना महेश जी ने कई बातें खुल करके की, और निश्चित रूप से जयपुर का डेवलपमेंट अच्छी बात है। विश्व मानचित्र पे जिस तरह की हमारी हैसियत है, यहाँ की धरोहर है, वो अपनी एक अलग छाप रखते हैं, उसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। और जो डेवलपमेंट है निश्चित रूप से उसी पृष्ठभूमि पर होना चाहिए, और नई जो प्लानिंग्स हैं उनके बारे में उन्होंने खुल करके बताया। और एक मुलाकात में अब वक्त हो चला है विराम देने का। कई मुद्दे और हैं जिन पर अहम चर्चा की जा सकती है, लेकिन समय सीमा का ध्यान में रखते हुए यहीं पे देंगे एक मुलाकात को विराम। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो आए और दर्शकों से जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब दीजिए मुझे भी इजाज़त। नमस्कार।